राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा कांग्रेस की जमीन को बिहार में कितना हरा कर पाएगी, ये भविष्य की बात है। लेकिन जिस तरीके से राहुल ने फर्स्ट टाइम महिला वोटर से बात की, महिला वोटर की बात सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि हम उस बिहार में ये काम कर रहे हैं जिस बिहार में महिलाओं की बात सुनता ही कौन है। ऐसा माना जाता है कि महिला या तो पति या तो पिता के कहने पर वोट डालती हैं, उनका सुनने वाला कोई नहीं है। उनको कहने का मौका जो है वो राहुल गांधी ने दिया। कई लड़कियां हैं, कम उम्र की लड़कियां जो कॉलेज वगैरह पढ़ती हैं, उनसे राहुल गांधी बात कर रहे हैं, वो उनकी समस्या सुन रहे हैं। उसमें बहुत सारी लड़कियां ये बताती हैं कि बिहार में शिक्षा इतना खराब है कि हाई स्कूल इंटर करने के बाद कॉलेज जाने में डर लगता है, क्योंकि सड़क पर अगर निकल जाएं तो कोई लड़का सीटी मारकर चला जाता है, कोई दुपट्टा खींच देता है, कोई उल जलूल हरकत कर देता है। और एक लड़की तो ये कह देती है कि बिहार में ऑनर किलिंग इतना ज़्यादा है कि डर ही लगता है घर से निकलने में। दिन दहाड़े इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। तो लड़कियों ने क्या दिलचस्प बात कही, क्या कुछ राहुल गांधी के सामने अपनी समस्या रखी, वो आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि जिस तरीके से कहते हैं कि आधी आबादी है महिला वोटर्स की, उन आधी आबादी को कैसे नज़रअंदाज किया जाता है वो हम सभी जानते हैं। मतलब महिला वोटर को साधने के लिए शराबबंदी जैसे कानून बनाए जाते हैं कि पति शराब नहीं पिएगा तो महिला हमको वोट दे देगी। इस तरीके की आइडियोलॉजी चलती है बिहार में कि महिलाओं को खुश करना है तो पति के शराब पर बैन लगाना है, या मतलब महिलाओं को इस तरीके से देखा जाता है। महिला प्रतिनिधि अगर चुनाव जीत भी जाती है तो उसे कोई नहीं पहचानता है, उसके पति को सब पहचानते हैं। इस तरीके की पॉलिटिक्स में किसी फर्स्ट टाइम वोटर को सामने बैठाकर उसकी समस्या सुनना बड़ा अलग लगता है, क्योंकि कोई भी लड़की अगर थोड़ा राजनीति की बात करने लगती है तो उससे यही कहा जाता है कि नेता बनने चली हो क्या, बड़ा नेता बन गई हो क्या। मतलब ये माना जाता है कि लड़कियों को या तो राजनीति का ज्ञान नहीं है, और अगर ज्ञान है भी तो कहीं से टेपा हुआ है, मतलब उनके पास अपनी कोई विचारधारा नहीं है। वोट देने का अधिकार तक तो परिवार के दबाव में उन पर जो है वो उनके डिसीजन को सुना नहीं जाता। ऐसे में जब राहुल गांधी किसी फर्स्ट टाइम महिला वोटर को सुन रहे थे तो वो किस तरीके से अपनी समस्याएं बता रही थी, क्या कुछ प्रॉब्लम्स बता रही थी, और उन प्रॉब्लम को कैसे अभी नीतीश कुमार की सरकार ने नज़रअंदाज किया या उसे ध्यान नहीं दिया, ये देखना होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा बताना चाहती हूँ। दरअसल 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो कुल मतदाता की संख्या 7.66 थी। तो ऐसे ही बताया जा रहा है कि इसमें जो महिला वोटर्स हैं उनकी संख्या 3.65 है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि ऐसे तो देखने में आंकड़े तो आधे ही लग रहे हैं, लेकिन क्या ये जो आधी आबादी है वो अपने मताधिकार का प्रयोग अपने मत से करती है? मतलब क्या सच में वो किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होती? क्या वो वोट डालने से पहले ये सोच पाती है कि उसे किसी बटन दबाना है, कौन उसका अपना है और कौन उसके लिए काम कर रहा है? मतलब ये पहली बार अलग सा मुझे लगा कि कोई नेता सामने से बैठकर किसी लड़की से जो 18 साल अभी अभी क्रॉस की है, जिसे पहली बार वोट देना है, उससे ये सवाल कर रहा है कि आप कैसा बिहार देखना चाहती हैं, आपके अपने मुद्दे क्या हैं और आप किन मुद्दों पर वोट डालना चाहती हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके की पॉलिटिक्स बहुत कुछ बदलती है। जब आप किसी से उसकी चॉइस पूछते हैं ना, जब आप किसी से उसका डिसीजन पूछते हैं, तो ये और ज़्यादा महिलाओं को जो है वो सोचने पर मजबूर करता है और ज़्यादा उसे मोटिवेट करता है। ये भले वीडियो इतना इम्पॉर्टेंट लोगों को ना लगे, लेकिन मेरे लिहाज से ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लोकतंत्र की सबसे मजबूत पहल जो है वो वोट देने से शुरू होती है। और अगर वो किसी लड़की से ये पूछकर किया जाए कि आपके डिसीजन क्या हैं, आप वोट डालने से पहले क्या सोचती हैं, आपका अपना पॉइंट क्या है, वो जब राहुल गांधी ने एक लड़की से पूछा तो क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ इस पूरे वीडियो में नजर आया, वो आपको हम दिखाते हैं। बताओ क्या हो रहा है। हम एक्चुअली ना राहुल, हमारी बातचीत इस बार के इलेक्शन में हम फर्स्ट टाइम जो हमारे साथ हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, और हम यहाँ पे हमारी जो इस इलेक्शन से इस बार की जो हमारी फर्स्ट वोट है उससे जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है, हमारी जो उम्मीदें हैं, जैसे बेसिकली एजुकेशन, सेफ्टी, जॉब, इक्वल राइट्स, हम उससे रिलेटेड यहाँ पे आपसे बातचीत करना चाहते हैं। बताओ कैसा कैसा लग रहा है, फर्स्ट टाइम वोटर हो? वेरी मच एक्साइटेड सर, हाँ, वेरी मच एक्साइटेड। अच्छा, तो आपका प्लान क्या है वोट छोड़कर? पढ़ाई क्या हो रही है, कैसी चल रही है? पढ़ाई तो खत्म ही हो गई खत्म है। हो गई। जैसे कि 10th पास करके मेरे घर से मतलब कॉलेज बहुत दूर है। अच्छा, मतलब वहां तक मैं जा नहीं पाती हूँ, और मम्मी पापा भी घर से अलाउड नहीं करते इस वजह से कि हमारे यहाँ मर्डर बहुत ज्यादा होता है, दिन दहाड़े मार देते हैं।
लड़का जब सेफ नहीं है तो हम लोग कैसे सेफ रहेंगे। इस वजह से मेरी मम्मी पापा मतलब बट दूर आप तक जाना चाहती थी यूनिवर्सिटी या नहीं? जाना चाहती चाहती थी, लेकिन इस डर के वजह से नहीं जाती थी। तो आपको डर लगता है बाहर जाने से? डर बहुत लगता है? डर लगता आप है। सबको लगता है डर बाहर जाने से? डर तो हाँ? सबको लगता है ना। बसेस में, ट्रेन्स में, एवरीवेयर लोग तंग करते हैं आपको? कॉलेजेस बहुत बहुत सारे लोग तंग करते हैं। कैसे क्या बॉयज करते आर हैं? पासिंग बाय आवर साइड और वो टच कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, और मतलब वो कुछ घूरते हैं, कुछ खराब एक्शंस कर देते हैं, कुछ कमेंट पास कर देते हैं। तो बहुत सबके साथ unsafe होता है? बहुत unsafe। जैसे कि तो हम आप बाहर ट्रेन में जाती हैं तो आप अनकंफर्टेबल रहती हैं, हाँ, मतलब हाँ, कंफर्टेबली आप कहीं नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। आप बिहार के बाहर गई हैं? बिहार के बाहर मतलब कब गई? कहाँ गई आप? मैं बनारस बीएचयू में पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है। तो एक बार मैं पंजाब गई थी। वहाँ पे मतलब मुझे मतलब भाई के साथ जाना पड़ा, तो मैं गई थी। तो वहाँ पे क्या भाई वहाँ काम करता है? हाँ, भाई वहाँ काम करता है। मेरे हस्बैंड भी मैरिज हूँ, हाँ। तो मेरे हस्बैंड भी वहाँ पे काम क्या करते करते हैं? और राइस मिल के सुपरवाइजर है। अच्छा, हस्बैंड और भाई दोनों? हाँ, भाई दोनों काम दोनों करते राइस हैं। मिल में काम करते हैं? हाँ, क्योंकि मतलब बिहार में बेरोजगार होने की वजह से मतलब बाहर जाना पड़ा उनको। मतलब पंजाब में बहुत सारी कंपनीज है और बिहार में तो कुछ नहीं है। यहाँ पे नहीं है। नहीं यहाँ पे है ना। कंपनीज क्यों नहीं आती? क्या लगता है आपको, कारण क्या है इसका? कारण क्या कि सरकार नहीं देती है ना। राहुल, हमारे लिए एक बहुत बड़ी इशू हेल्थ के सेक्टर में भी है लड़कियों के लिए, जो कि मुझे इस काफी इलेक्शन अच्छा में लग रहा है, तुम मुझे राहुल कहला रही हो। थैंक यू। अच्छा लग रहा है। तो हमारे Good. लिए सबसे बड़ा एक मेजर इशू है जो हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करेंगे, जो गवर्नमेंट आए, कि हम हमारे हेल्थ सेक्टर में काम हो। काफ़ी चीज़ें हैं जो एज अ विमेन हम फेस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्कूल कॉलेजेस भी छूट जाते हैं। पब्लिक वॉशरूम्स या वॉशरूम जो स्कूल कॉलेजेस में हैं वो साफ़ नहीं होते, वहाँ अवेलेबल नहीं होते हैं। बाहर निकलते हैं तो पब्लिक वॉशरूम नहीं होते हैं। जैसे हमारी वो साथी हैं, वो पैदल जाती हैं कॉलेज और उनको फैसिलिटीज़ नहीं है उनके पास। बताइए। शर्माना नहीं है। मैं 3 किलोमीटर दूर पैदल चलकर मैं कॉलेज जाती हूँ और रोड पे कोई सुविधा नहीं है। बस है लेकिन इस पे चढ़ते नहीं कि लड़का लोग छेड़खानी करते हैं, और रोड पे टॉयलेट नहीं है कि इसमें मैं जा सकूं। ये रोड पे वो लाइट नहीं है, अंधेरे है, और पुलिस की गाड़ी उड़ी नहीं मैं देखती हूँ कि उसको मैं अपना दुख जो बता सकूं कि ऐसे हो रहा है। मैं इसीलिए चाहती हूँ कि ये सारी हमको रोड पे बॉल चाहिए, लड़की लोग के लिए गाड़ी फ्री बस चाहिए कि लड़की लोग जा सके, आ सके, पढ़ सके। और टॉयलेट चाहिए हमको रोड साइड में कि कोई भी लड़की आए तो दिक्कत उसको नहीं हो, जा सके। मैं उसी को वोट दूंगी कि हमको सारे समस्या को हल करें। मतलब मेजर इश्यूज जो है कि मतलब एटलीस्ट पब्लिक वॉशरूम तो हम एक्सेस कर सके। फॉर मेन इट्स वेरी इजी कि वो कहीं भी उनके लिए हो जाती है, बट हम एज एन फीमेल ये फेस करते हैं ना कि हम कहीं जा रहे, कुछ बहुत इमरजेंसी है, वी आर सर्चिंग फॉर समवेयर कि कुछ होटल्स कुछ मिल जाए, जो कि वहाँ भी बेसिकली बड़े होटल्स अलाउड नहीं करते। हम उस सिचुएशन में बहुत बुरे फंस जाते हैं। अगर कभी हमें पीरियड्स आ रहे हैं, इन रास्ते अगर हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, हमें भाग के घर आना पड़ता है। बहुत तरह की ऐसी दिक्कतें हो रही हैं जो, और एजुकेशन सेक्टर में सबसे बड़ा तो हमारे लिए इशू यही है ना कि हमें कॉलेजेस में वहाँ पे जाके एक्सेसिबिलिटी नहीं मिल पाती है। हेल्थ इश्यूज हैं, सैनिटरी पैड से रिलेटेड इश्यूज हैं जो बिहार गवर्नमेंट ये कहती है कि हम फ्री में दे रहे हैं, या फिर कुछ चार्ज बहुत मिनिमम प्राइस में, वो अवेलेबल नहीं है हमारे लिए। वो बस कहने तक की स्कीम में वो बात रह गई है। मुझे लगता है चाहे वो शिक्षा का सिस्टम हो, स्वास्थ्य का सिस्टम हो, वो सारा का सारा प्राइवेटाइज हो रहा है, और उसमें जो गरीब लोग होते हैं वो मतलब लाखों रुपए तो दे नहीं सकते हैं, नहीं दे सकते, तो वो फंस जाते हैं बीच में। तो मुझे लगता है कि जो हाई क्वालिटी सरकारी एजुकेशन है, हाई क्वालिटी सरकारी अस्पतालें हैं, उन पे भी फोकस होना चाहिए। कोई बीमार हो जाता है, खेती करता है, वो 4, 5, 7, 10 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? हार्ट का ऑपरेशन करवाना हो, कैंसर हो जाए, कैसे लाएगा? वो ला ही नहीं सकता। तो उसके लिए तो आंसर सरकारी अस्पताल है, और कोई आंसर ही नहीं है। तो सरकारी अस्पताल में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी जाते हैं तो बहुत ऐसे बेकार क्वालिटी है। ऐसा बोलते हैं कि जांच तो कर देते हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि जाओ प्राइवेट से दवा लेकर आओ। इस सरकारी हॉस्पिटल का किस काम का है? जो मतलब मुझे दवा भी प्राइवेट से खरीद के लेना पड़ता है, सिर्फ वो देख रहा है मुझे, वही है। और उसके बाद दवा या जांच हो, जैसे कि खून जांच हो, एक्सरे हो, ऐसे मतलब ये सब प्राइवेट से करवाना पड़ता है। तो क्या करोगी बाद में, क्या करोगी एक बार आपका पूरा एजुकेशन खत्म हो गया? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अभी मैंने 12th पास आउट किया है और नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और आगे मेरा ड्रीम है MBBS। और MBBS का ऐसा है कि MBBS के लिए सीट नहीं है, गवर्नमेंट सीट बहुत कम है। लगभग हर साल 25 लाख प्लस बच्चे एग्जाम में के लिए एलिजिबल होते हैं, बट सीट गवर्नमेंट सीट 55,000 सी है। तो मैं ये चाहूंगी कि हमारे जो भी गवर्नमेंट हो नेक्स्ट हो, वो हमें सीट्स
ज्यादा कम से कम प्रोवाइड करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो डिजर्व करते हैं बट उन्हें सीट नहीं मिल पाता। और कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसा कि पिछली बार हुआ, एनटीए ने क्या किया था, तो इस वजह से जिस बच्चे को मतलब जो बच्चा डिजर्व करता था वो भी नहीं कर और ये पाया। यहाँ पे बिहार में काफी पेपर लीक हो और- जाता है, कैंसिल हो जाता है, कभी जी। पेपर कैंसिल हो रहा है, कभी और जैसा कि भैया मतलब ये तो चलता जाता है, ड्रामा चलता और रहता जैसा कि है। भैया आप जानते हैं कि बिहार एजुकेशन के मामले में अब भी बहुत पीछे है, खास करके बिहार की लड़कियां बहुत पीछे है। और कहीं ना कहीं इशू ये है कि हमारे गांव में स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, जिसके कारण हम अपनी एजुकेशन इनकम्प्लीट कर पाते हैं, नहीं कर पाते। और कहीं बाहर जाके करना हो तो फैमिली अलाउ नहीं करते हैं। अगर वो चीज, वो सुविधा अगर हमारे गांव में हो, हमारे गांव में अगर स्कूल हो, कॉलेज हो, तो हम कर पाएंगे, हम अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर पाएंगे। कहीं ना कहीं हमें वो उम्मीद होती है, चाहत होती है कि हम कुछ करें, पर वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है जो कि गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए थी, जिस वजह से हम अपनी एजुकेशन इनकम्प्लीट करके छोड़ देते हैं। जो मतलब थोड़ा अमीर है वो तो अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजते हैं। सरकारी बनी किस लिए, मतलब उसमें तो हम सब लोग जाते पढ़ने ना, तो अमीर लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं अपने बच्चे को, और जो गरीब लोग हैं वो जाते हैं सरकारी में। कैसे पास होगा? आप देखते हो कि भाई ये अमीर लोग हैं, इनको सब कुछ मिल रहा है, हाँ, सब कुछ मिल और रहा है। आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, तो आपको क्या लगता है, मतलब आपको खराब लगता है या आप इसको एक्सेप्ट कर लेती हैं, क्या है? बहुत खराब लगता है, मतलब बट आप एक्सेप्ट कर लेती हैं, मान लेती हैं इस बात को, एक्सेप्ट कर लेती हैं, मानना हाँ ही ठीक पड़ता है, है। क्योंकि मतलब कोई सुनने ही नहीं आता है। जैसे कि आप, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब आप इतने बड़ा होकर मुझसे मिलने आए, और मैं भी आपसे मिलने आई। मेरे गांव का मुखिया जो है वो तो मेरी बात सुनते ही नहीं है, वो बोलते क्या है, जाओ यहाँ से, क्या करने आई हो, तुम घर में रहो। घर में रहो, यही बोलती है। और बोलते हैं कि मतलब क्या करना है, ये क्या भी करना आइडिया है। बहुत सारे लोगों के माइंड में है कि भैया लड़की है तो घर में रहो। कहाँ पे आती कर रही हो, काहे के लिए आप इतना लोग कर रही घर में हो? रहना। जाइए आप घर पे डांट के मिलगा देती है। पढ़ लिख के चूल्हा ही फूक रहा है। और कहीं ना कहीं हम आवाज उठाते हैं, अगर हम कहीं पे जाते हैं आवाज उठाने के लिए, तो वहाँ पे बोलते हैं लोग कि बहुत बड़ी नेता हो गई हो क्या। यही बोला जाता है। तुमसे बोला हाँ तो तुमने बोलते क्या हैं। बोला, जवाब क्या दिया? हाँ हमने हो ये- गई हूँ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा अधिकार है वो तो हमें चाहिए। सरकार बोलती है कि आधी आबादी लड़कियां आधी आबादी है, तो फिर आधी आबादी को वो क्यों नहीं मिलता? जो भी है उसमें भी पैसा ले रहे हैं। मतलब हम लोग वोट किस लिए देते हैं कि हमें फ्री में नौकरी मिले। वहाँ पे भी अगर हम छोटा सा भी छोटा नौकरी, जैसे कि आंगनबाड़ी का भी नौकरी लेने जाते हैं, तो वहाँ पे 2 लाख 2.5 लाख 5-5 लाख तक मुझे मतलब पैसा देने के लिए बोलते हैं, फिर नौकरी लो। बोलना चाह रहे थे कि महिलाओं, हम सुने हैं, मोबाइल पे देखे हैं कि महिलाओं के लिए और किशोरियों के लिए सैनिटरी पैड फ्री में दिया जाता है, पर हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं, कुछ मिलता ही नहीं है। इसके कारण हमारे गांव और टोले मोहल्ले में देखते बहुत सारी महिला हमेशा बीमार रहती है। अब बीमार के कारण वो अस्पताल जाती है तो एम्बुलेंस बुलाती है, उसमें भी खर्चा देना पड़ता है। आशा को बुलाया तो वो भी खर्चा मांगती है। सरकारी अस्पताल पे जाए तो सरकारी अस्पताल में अच्छी मतलब कि क्वालिटी नहीं रहती है। जांच वगैरह करने के लिए प्राइवेट में भेज दिया जाता है। तो फ्री में देना चाहिए सैनिटरी नैपकिन। फ्री में देना चाहिए, हर मंथ देना चाहिए। मेरा कहना ये कि फ्री में नहीं तो कम से कम रेंज में भी दिया जाए, तो हर घर जो उसे तो महिला है वो लग्जरियस यूज कर प्रोडक्ट सके। गवर्नमेंट क्लेम कर चुकी है ना, जिसका टैक्स वो ले रही है, उस पे भी टैक्स होते हैं हमारे लिए, तो वो हमारी सबसे नीडेड चीज है, हर मंथ उसकी जरूरत होती है हमें। हर मंथ जरूरत पड़ते तो हर मंथ मिलना चाहिए। हम भी और पॉइंट है, इन्होंने ही हमसे शेयर करा था, हम जब बातचीत कर रहे थे आपस में। आप पहले नहीं मिली हो, यही मिली हो। हाँ। तो इनकी वोटर आईडी ना इन्होंने अप्लाई करी 2 साल पहले, मतलब इनको अब जाके वो इशू हो रहा है। जब इन्होंने ऑनलाइन थोड़ा जानकारी ली तब इनसे वो जो वोटर आईडी जो फ्री में होता है, जो हम लोग ऑनलाइन फ्री में करवा लेते हैं, इनसे 2000-3000 चार्ज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बनवाने मतलब मुझे कौन आइडिया बीएलए करा रहा था? कौन? करप्शन टाइप। हाँ वो मुझे नहीं, मैं नहीं जानती कि वो कौन था, क्योंकि मैं अपने ससुराल से थी तो मेरी सास लेकर गई थी, तो वहाँ पे मुझे नहीं पता कि वो कौन था, लेकिन मांग रहे थे 2000-3000 ऐसे करके पैसा दो, उसके बाद मैं बनाता हूँ। तो मैं बोली इतना तो मेरे पास है नहीं कि मैं दे सकती हूँ उनको, तो मैं बोले चलो ठीक है छोड़ ही देते हैं, क्योंकि था ही नहीं पैसा, तो हम कहाँ से दे उसको। अभी मतलब समझ में आया कि ये फ्री में हो रहा है, तो मैं हाँ, ऑनलाइन वोट तो अप्लाई। फ्री में मिलेगा, संविधान में लिखा है हर व्यक्ति को एक वोट फ्री में मिलना चाहिए। आधार में भी यही हो रहा है, नौकरी भी फ्री में मिलना चाहिए ना। नहीं क्योंकि तो वोट तो जो- इसलिए देते हैं ना, बड़ी नौकरी चालाकी। नौकरी भी फ्री में मिलनी चाहिए हमें, क्योंकि वोट हम किस लिए देते हैं। जो ये हिंदुस्तान में इतनी नफरत फैल रही है, हिंदू मुस्लिम एक जात को दूसरी जात से लड़ाया जाता है, इसके बारे में क्या सोचती हैं आप?
आप चीज़ों में लड़ेंगे, आप बटेंगे, फिर आपके लिए वो एक नैरेटिव क्रिएट की जा रही है कि हम हिंदू हैं तो हमारे लिए ये है, हम मुस्लिम हैं तो ये हमारे दुश्मन हैं, हम इनके अगेंस्ट रहेंगे, जो गवर्नमेंट ऐसे करेगी, हिंदुओं की जो पूजा कर रही है हम उनको वोट दें। इट्स ऑल अबाउट द नैरेटिव। जो अभी जो वोट चोरी वाला भी जो है वो क्या है, मतलब SIR, इट्स समथिंग कि दलित पिछड़े सबको हटा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं वो अपने हक के लिए जिसको वोट देंगे वो उनको नुकसान करेगा, तो वो सारे उन नामों को काट रहे हैं। उन 65 लाख लोग काट दिए उन्होंने। जी, तो वो इसीलिए बड़ी सीरियस चीज है ये कि वो सारे वो दलित पिछड़ों को हटा दिया जा रहा है, जो अपने जिनको और उसमें रोजगार वही है, चाहिए, जो गरीब लोग हैं उनके गरीब नाम तबके कट के रहे हैं। लोग। मतलब जाति धर्म के नाम पे लड़ाया इससे ज्यादा है कि हमारे अंदर से हमारी एकता जो है वो खत्म हो जाए। वोटर लिस्ट में से तो मतलब एकता से कौन डरता है, क्यों डरते हैं? एकता से क्या हो जाएगा? अगर आप अगर हम हिंदू लोग मुसलमान सब एक हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? हम लोग अगर एक हो जाएंगे तो हम लोग जो चाहेंगे वो हो सकता है। अच्छा, आप किसी से नफरत करती हो? नहीं। आप करती हो? आप करती हो? आप नहीं। मैं करती हूँ। किससे करती हो? मैं नीतीश कुमार से करती हूँ नफरत। नफरत करती हो? हाँ, बहुत नफरत करती हूँ, क्यों? क्योंकि मतलब नफरत तो बहुत बड़ी चीज है। हाँ, इसलिए नफरत करती हूँ कि मेरे यहाँ दिन दहाड़े मर्डर होती है और उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। मैं अपने आंख से देखती हूँ, सीधा बीच बाच ही फाड़ दिया जा रहा है। यहाँ पे तो रेप इतनी होती है, रेप में भी मतलब कोई केसेस मतलब ले लेते हैं, लेकिन उस पर कोई मतलब कार्रवाई नहीं। जैसे कि मतलब 6 महीने जेल हुआ, साल भर जेल हुई, उसके बाद छोड़ दिया जाता है उसको, फिर तो वही करेगा ना वो, फिर मतलब कोई अच्छी नहीं होता है, छोड़ देता है ना, फिर उसका भी कोई अति होना चाहिए ना, सजा होना चाहिए। और नफरत आपको नहीं होनी चाहिए। गुस्सा हो सकता है, हाँ, गुस्सा। इरिटेशन हो सकती है कि यहाँ ये ठीक नहीं, बट नफरत क्योंकि उन्होंने जो ना गुस्सा गुस्सा इसलिए होना मतलब ऐसा नफरत से आप अंधी हो जाओगी। क्यों नहीं करते हैं वो, मतलब अगर वो अगर करे, अब मतलब अगर नहीं कर रहा कार्रवाई है तो करे, अब तुम करो। कैसे करूँ? क्योंकि सुनता ही नहीं है ना। अब सुनाओ। पुलिस कौन सुने आएगा? जैसे आप सुन रहे हो, अब मैं सुन रहा हूँ, सुना दिया तुमने मुझे। आप सुन रहे हो, क्योंकि जैसे कि मतलब अपने मैं बोली थी ना कि मतलब अपने गांव के मुखिया के भी जाके बोलती हूँ ऐसा कि तो मुखिया बन जाओ। नहीं, क्यों तो नहीं? वो मतलब पहले मेरी बात सुन लो आप। वो बोल रहे हैं कि मैं जाती हूँ उनके पास, मतलब कुछ भी शिकायत करने, तो तुम नेता हो क्या? निकलो यहाँ से, क्या करने आई हो? हम लोगों के बीच में क्या करने आई हो? क्या काम है? निकलो ना। नहीं, वो ऐसे कर देते हैं। सुनता है ना, वो मतलब मेरे गांव का मुखिया हो गया, जो मुझे जानता है, मैं उनको जानती हूँ, वो ऐसा बोल रहा है, तो दूसरा ने तो क्या ही सुनेंगे। और मुझे तो तुम्हें ये मुखिया बन जाना चाहिए। इस बात से खुशी हो तुम रही मुझसे है कहो अब मैं मुखिया बनूंगी। मुझे तो इस बात अब से मैं नेता हूँ, अब मैं तुम्हें हराऊंगी। मुझे तो इस बात से खुशी हो रही है कि मतलब इतने बड़े नेता जो मुझे सुनने आए। राहुल, एक क्वेश्चन थी हाँ, बताओ। कि हम सब तो फर्स्ट वोटर्स हैं, तो ये हमारी जो थी कि हम मतलब हम किस बेसिस पे वोट करेंगे, हमारी डिमांड्स क्या होंगी, ये सारी चीजें हमने आपसे शेयर करी। आप जब फर्स्ट टाइम वोट दिए थे, आप कब दिए थे और आपके दिमाग में क्या था कि आपको अपना वोट क्यों डालना है? मैंने तो कांग्रेस को वोट दिया। नहीं, वो तो मेरे लिए लॉजिकल था। नहीं, बट बताता हूँ व्हाई। क्योंकि उस टाइम शायद आज से भी ज्यादा नफरत फैल रही थी, और मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को जोड़ती हैं, जो बांटती नहीं है, वो देश के लिए बेहतर है। जो पॉलिटिकल पार्टी बांट रही है, किसी को हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, या वो, उससे मुझे लगता है कि देश कमजोर होता है। तो उस टाइम मैंने इस बेसिस पे वोट किया। जनरली मैं इसी बेसिस पे वोट करता हूँ। मुझे लगता है जो पॉलिसीज का गरीब लोगों को फायदा होना चाहिए, तो जो पार्टीज सारा का सारा काम जैसे अंबानी, अदानी, इन लोगों के करते हैं, तो उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग विकास में पार्टिसिपेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। तो ये मेरी थिंकिंग है। आप यात्रा कर रहे हैं बिहार में, हमने कुछ इश्यूज बताए आपको, हमारे कुछ ऐसा, तो हाउ डिड यू फील? एक बात मैंने नोटिस की है, बिहार में ठीक है एजुकेशन फैसिलिटीज कम है, बट इंटेलिजेंस बहुत है, मतलब अनलिमिटेड है। तो मुझे, जब मैं यहाँ बैठा हूं, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, मुझे लग रहा है कि भाई इतनी कैपेबिलिटी है, इसको जाया क्यों कर रहे हैं? मतलब आप में इतनी क्षमता है, इतना टैलेंट है, उसको मतलब इसको ऐसे ही छोड़ दिया है कि भैया इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसको बदलना चाहिए। अब बदलना आसान नहीं है, टाइम लगेगा, वो अलग बात है। अनलिमिटेड पॉलिटिकल अवेयरनेस है, बस समझ जाते हैं लोग, 1 सेकंड में समझ जाते हैं, मतलब कंफ्यूजन नहीं है। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू।
दीदी मैं एक बात कहना चाहूंगी एज अ फर्स्ट वोटर जो कि अभी अधूरी रह गई है ये बात। हम उस सरकार को वोट देना चाहती हैं जो हमारे लिए शिक्षा को लेकर के काम करे और ये स्वास्थ्य को लेकर के काम करे और जो भी हमें फैसिलिटीज मिलनी चाहिए एज अ गर्ल वो हमें प्रोवाइड करे, जो कि हमारी सरकार नहीं करती, हमारे सेफ्टी के लिए भी कुछ भी नहीं करती।